नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंटर न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देख रहे हैं हरियाणा विशेष। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज प्रदेशवासियों को नई योजना की सौगात दी है। आपको बता दें, सीएम मनोहर लाल ने व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना और दीनदयाल अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना की शुरुआत की। इस योजनाओं के माध्यम से व्यापारियों को किसी भी तरह की क्षति होने पर उसे नुकसान की क्षतिपूर्ति सरकार करेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों की चिंता के लिए सरकार है, क्योंकि व्यापारी सरकार के लिए धन कुबेर हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने और छोटे व्यापारियों को सौगात देते हुए कहा कि 20 लाख के कम टर्नओवर वाले व्यापारियों को सीए सर्टिफिकेट के लिए अब कोई फीस नहीं देनी होगी और सरकार ये फीस अदा करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पहले जीएसटी का विरोध हुआ था, लेकिन अब व्यापारी इससे खुश हैं। हरियाणा के व्यापारियों ने जीएसटी से कमाल कर दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापारियों की तरह रेहड़ी वालों के लिए भी क्षतिपूर्ति योजना जल्द लागू करेंगे। दो योजनाएं आपके सामने रखी हैं। वास्तव में तो चूंकि एक सिस्टम में से हम चलते हैं, लगातार वर्ष भर अपनी योजना से काम करते रहते हैं, लेकिन योजना में काम करते करते कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी आकस्मिक कोई दुर्घटना हो गई, आकस्मिक कोई ऐसा कारण बन गया जिससे हमारे चलते चलाते व्यापार में कोई नुकसान हो गया, जान को जोखिम हो गया। तो इस क्षतिपूर्तियों को करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं दुनिया भर में हैं। ये एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा ये होती है कि हर किसी का जीवन सुरक्षित हो। तो सुरक्षित करने के लिए आकस्मिक कोई नुकसान होता है, उसके लिए आपसी सहयोग से मिलकर के योजनाएं बनानी चाहिए। तो इसमें सभी लोग मिलकर के जो योजनाएं बनाते हैं, वो योजनाएं ऐसी होती हैं कि आने वाले समय का, भविष्य का कुछ भरोसा नहीं होता। उस समय की कोई बात अनहोनी ना हो जाए तो सब मिलकर के कोई ना कोई एक निधि इकट्ठी कर लें और उस निधि के बाद जिसका नुकसान हो उसको वो दे दिया जाए। उस योजना के अलग अलग प्रकार करते हुए हमने एक न्यास बना दिया कि हरियाणा सरकार का एक न्यास रहेगा। उस न्यास में कुछ कलेक्शन जो बेनिफिशियरीज हैं, जिनको लाभ मिलना है, उनका एडवांस एक प्रीमियम थोड़ा सा लेकर के डाल दिया जाए, कुछ पैसा सरकार का डाल दिया जाए। मिली जुली योजनाएं बनाएं। हम अपने मार्केट में, दुकान में ताला लगा के आते हैं, सवेरे उठने से पहले कोई उल्टा सीधा समाचार मिल जाता है। तो ऐसे अवसर पर कोई तो चिंता करने वाला हो। चिंता करने वाला तो प्रभु है, वो सबकी चिंता करता है, फिर भी किसी ना किसी को निमित्त बनाता है। तो उस नाते से मैं कह सकता हूं कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। ऐसे तो जीएसटी एक जब से शुरू हुआ, बहुत इसका विरोध हुआ। जगह जगह जाके हमने भी समझाया, भाषण दिए, जो नाराज व्यापारी थे उनको मनाया। एक बड़ा अंतर देखा उस समय। जो थोड़ा बड़ी आयु का व्यापारी था, पुराना था, उसको बड़ी तकलीफ थी, नए को समझ नहीं थी। हम समझाते थे बहुत अच्छा है, और उसके बाद पुराने ने भी सारा हिसाब किताब छोड़ के नए अपने बेटों को, बच्चों को, साथियों को दे दिया, भैया अब ये नया सिस्टम है, आप संभालो। और आज नया व्यापारी है, वो इतना खुश है इससे, बहुत खुश है। बहुत छोटा रीढ़ी खोमचे वाला आदमी है। अब उसका जीएसटी नंबर तो है नहीं, ना वो रजिस्टर करेगा। एक 10-20 हजार रुपए का सामान लगाता है तो 10 बेर कर सकता है वो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी बड़ी कठिनाई उसके लिए भी है। हम संभालने में भी बड़ी दिक्कत आएगी। हर रेडी खोमचे वाले का कैसे हिसाब रखेंगे? तो हम एक योजना उसके लिए भी लेके आएंगे कि जो रेडी खोमचे वाला है, उसके सामान के नुकसान होता है, वो भी भरपाई करें। बहुत जल्दी उसकी योजना लेके आए। चंडीगढ़ में मेट्रो पर लगभग सहमति बन गई है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में चंडीगढ़ समेत ट्राई सिटी में बढ़ रहे ट्रैफिक जाम को खत्म करने पर चर्चा हुई। बैठक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल मौजूद रहे। बैठक में हरियाणा ने कुछ सुझाव दिए हैं, जबकि पंजाब ने अभी कुछ समय मांगा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सुझाव दिया कि जीरकपुर और पिंजौर कालका तक मेट्रो से जोड़ दिया जाए। चंडीगढ़ से भी पिंजौर कालका तक जोड़ने का काम मेट्रो करे। मेट्रो के पहले फेज में रूट शामिल किए जाए। इसके अलावा पंजाब हरियाणा सचिवालय, विधानसभा, हाईकोर्ट, एयरपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को पहले फेज में ही मेट्रो से जोड़ दिया जाए। राइट्स की तरफ से दी गई
रिपोर्ट में फेज में मेट्रो का काम किया जाना है। पहले फेज में चंडीगढ़ के ज्यादातर हिस्सों को मेट्रो से जोड़ने का प्रस्ताव है। दूसरे फेज में पंचकुला, मोहाली के अन्य इलाकों को जोड़ने की भी बात कही गई है, जबकि हरियाणा सरकार की तरफ से कहा गया कि पहले फेज में ही पंचकुला के कई हिस्सों को जोड़ा जाए। इसके अलावा मेट्रो के विस्तार में खग्गर नदी और नए पंचकुला को भी शामिल करने को कह दिया गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस मेट्रो प्रोजेक्ट को लेकर बैठक में सीएम मनोहर लाल ने क्या सुझाव दिए हैं और इस प्रोजेक्ट पर आने वाला खर्च कितना होने वाला है। तो जीरकपुर को पिंजौर कालका तक मेट्रो से जोड़ा जाए, ये सभी सुझाव सीएम की तरफ से दिए गए हैं। चंडीगढ़ को भी मेट्रो के जरिए पिंजौर कालका से जोड़ दिया जाए। वहीं पहले फेज में 44.8 किलोमीटर के एरिया में मेट्रो का सुझाव दिया गया। नए मेट्रो के पहले फेज में ही ये रूट शामिल किए जाए। तो सचिवालय, हाईकोर्ट भी पहले फेज में मेट्रो से जोड़ दिए जाए। सीएम ने ये सुझाव दिए हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट पर 10,500 करोड़ का खर्च आएगा। खर्च का करीब 60% केंद्र सरकार वहन करेगी। आपको बता दें कि बाकी 40% खर्च पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सरकार अपनी तरफ से देगी। हरियाणा विधानसभा के दूसरे चरण का कल से आगाज होने जा रहा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बजट अध्ययन पर कमेटियों की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सुझाव कमेटी के सदस्यों की ओर से दिए गए हैं उन पर फैसला सीएम मनोहर लाल लेंगे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी तक दूसरे दौर के लिए 339 तारांकित सवाल और 185 गैर तारांकित सवाल आए हैं, जिनका वहीं इस दौरान सदन में पेश करने के लिए सरकार की ओर से 5 बिल सामने आए हैं। तारांकित स्टार्ड जो क्वेश्चन हैं वो 339 आए, 339। 52 मेंबर्स ने, 52 मेंबर्स ने ये क्वेश्चन भेजे हैं। और जो अनस्टार्ड हैं, अतारांकित, 21 सदस्यों ने 185 प्रश्न जो हैं वो भेजे। अब इसमें से ड्रॉ ऑफ लॉट्स हो चुका है आगे आने वाले सभी दिनों के लिए, उसका ड्रॉ हमने निकाल लिया है और उसके मुताबिक ही ये प्रश्न लगेंगे। 185 21 सदस्यों ने 185 प्रश्न भेजे हैं। बजट का जो चर्चा है वो कल बजट के ऊपर चर्चा प्रारंभ होगी और कल 17 तारीख है। 17, 18, 19 की छुट्टी है। 20, 21, 22 तो 20 और 21, 17, 20 और 21 3 दिन बजट के ऊपर चर्चा रहेगी। मेरा ये प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों को इस बजट के ऊपर चर्चा में हिस्सा लेने का अवसर मिले और 21 तारीख शाम को आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस चर्चा का उत्तर देंगे। 22 तारीख को जो बकाया विधायी कार्य है वो विधायी कार्य हम 22 तारीख को करेंगे। तो इस दृष्टि से जो हमारा आने वाले 4 दिनों का जो 4 वर्किंग डेज हैं उनका कार्यक्रम रहेगा। उन 8 कमेटियों की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल के ऊपर रखेंगे और वो माननीय मुख्यमंत्री जी को उसकी जो जानकारी है वो चली जाएगी, क्योंकि फिर वो रिपोर्ट जो है वो पब्लिक हो जाएगी और उसके पश्चात वो जो भी सुझाव हमारे माननीय विधायकों ने विभिन्न समितियों के माध्यम से दिए होंगे उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी संज्ञान लेना चाहेंगे या नहीं लेना चाहेंगे ये उनका प्रोगेटिव है। वो जो भी कुछ सुझाव दिए हैं उनको अपने बजट की फाइनल टच के अंदर वो शामिल करना चाहेंगे तो वो करेंगे और अगर नहीं करना चाहेंगे या जो कुछ करना चाहेंगे तो उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लेंगे।
कॉलिंग अटेंशन है वो 71 आए, 71 कॉलिंग अटेंशन आए हैं और 2 एडजर्नमेंट मोशन आए, 2 गैर सरकारी प्रस्ताव आए हैं, नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशंस, और 2 ही शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए प्रस्ताव आए हैं, और एक जो है वो प्राइवेट मेंबर बिल आया है। अभी तक जो बिल्स सरकार की तरफ से आए हैं वो 5 बिल जो हैं सरकार की तरफ से प्राप्त हुए हैं। पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से आज कई सरपंचों ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सरपंचों को लेकर पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि सरपंचों के मामले में सरकार ने जो फैसला लिया है वो प्रदेश के हित और जनहित में है। उनके मन में थोड़ा संशय था, काम कैसा करवाया जाए, और संशय को दूर किया गया है। देवेंद्र बबली ने कहा कि पूरे प्रदेश से काफी सरपंच हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम रोजाना मिलने जा रहे हैं और गांव के विकास कार्य के लिए काम से डिमांड की जा रही है। आपने पिछले तो देखा होगा, पहले मीटिंग के लिए सरपंच साहब हमारे पास भी आए थे, फिर माननीय मुख्यमंत्री के पास एक लंबी चर्चा के बाद, डिस्कशन के बाद एक फैसला सरकार ने ले लिया प्रदेश हित और जनहित का। कुछ मांगे जो सरकार करना भी चाहती थी, पहले से भी सरकार का मन था, उनको आश्वस्त कर दिया गया है। और आज वो धन्यवाद करने आए थे हमारे सरपंच साथी, और थोड़ी सी कुछ संशय थे, कुछ वो क्लियर करना चाहते थे काम को कैसे कराया जाए और कौन सा बजट कैसे खर्च हो। उस पर बैठ के हमने हमारी तरफ से भी क्लियर किया है। और जो पैसा हमारा PRI का गया था, उनकी एक रिक्वेस्ट ये भी थी कि ये हम कोशिश करके इस फाइनेंशियल ईयर में इसको यूटिलाइज करेंगे, इसके प्रस्ताव डाल के देंगे, तो इसको अगले साल पे ना किया जाए। वो हमने क्लियर कर देंगे, अब इसके जल्दी से जल्दी करके प्रस्ताव डालें ताकि वो पैसा डेवलपमेंट के लिए गांवों के कार्य को लग सके। देखिए, पूरे प्रदेश से काफ़ी सरपंच शुरू दिन से हमारे टच में भी हैं, हमारे से मिलने भी आ रहे हैं, गांव के विकास कार्य की डिमांड भी कर रहे हैं, और जो संशय थे या जो कुछ उनको जानकारी थी उसके बारे में भी चर्चा थी। आज भी आए थे। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि सरकार ने एक अच्छा फैसला, हम कह सकते हैं, ले लिया है गाँव के विकास के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करें। अब ये अपना इंटरनल क्या फैसला ले रहे हैं वो तो उनका अधिकार क्षेत्र है। राहुल गांधी के ब्रिटेन में दिए गए बयान को लेकर संसद में हंगामा देखने को मिला। इस बीच राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बताया कि मैं आज संसद गया और स्पीकर से मिला। उन्होंने बताया कि मैं स्पीकर से कहा है कि मैं संसद में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के 4 मंत्रियों ने सदन में मेरे ऊपर आरोप लगाए, इसलिए मुझे मेरी बात रखनी देनी चाहिए। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बोलने दिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अडानी और नरेंद्र मोदी जी के बारे में संसद में जो भाषण दिया था उसे स्पष्ट कर दिया गया है, और उसे भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे स्पष्ट किया जाए। मैंने सभी बातें पब्लिक रिकॉर्ड, लोगों के बयानों और अखबारों से निकाल कर कही है। राहुल ने आगे कहा कि पूरा मामला लोगों के ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि अडानी के मुद्दे से सरकार डरी हुई है, इसलिए वो ये सब कर रही है। आज सुबह मैं पार्लियामेंट गया और मैंने स्पीकर से कहा कि मैं पार्लियामेंट में बोलना चाहता हूं, अपनी बात रखना चाहता हूं। सरकार के शायद 4 मंत्रियों ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, हाउस में आरोप लगाया है, तो मेरा हक है कि मुझे पार्लियामेंट हाउस में अपनी बात रखनी देनी चाहिए। क्लैरिटी नहीं है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलने देंगे। मैं होपफुल हूं कि कल मुझे बोलने दें। आज 1 मिनट के अंदर, मेरे आने के बाद 1 मिनट के अंदर उन्होंने हाउस को अडजर्न कर दिया।
होपफुल हूं कि शायद कल मुझे बोलने दें, क्योंकि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में, और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया। और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कांग्रेस मुद्दे की बात नहीं करती बल्कि लोगों को मुद्दे से भटकाती है। विदेशी धरती पर देश का अपमान करना बहुत गलत बात है। भारत देश के अंदर सभी लोग को बोलने का अधिकार है, लेकिन किसी को अधिकार नहीं है कि वो विदेशी धरती पर देश का अपमान करे। कांग्रेस संसद में मुद्दे की बात नहीं करती बल्कि मीडिया में रहने के लिए बेवजह माहौल बनाने की कोशिश करती रहती है। संसद के अंदर कांग्रेस जो है मुद्दे उठाना नहीं चाहती, सिर्फ प्रेस के अंदर हल्ला गुल्ला करना चाहती है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि विदेश में जाके, विदेश की धरती में जिन अंग्रेजों के हमारे ऊपर शासन रहा, उनको ये कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है, तो इससे बुरी बात हो नहीं सकती। और मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि हमारे देश में कुछ कमियाँ हैं, कुछ समस्याएँ हैं, तो देश का फैसला देश में होगा, विदेशी धरती में या विदेशी ताकतों के द्वारा नहीं हो सकता। और सारा देश इसकी भर्त्सना कर रहा है, कंडेम कर रहा है। और जितनी बोलने के अधिकार, बोलने की आज़ादी हमारे देश में है, इतनी दुनिया में कहीं। फरीदाबाद परिवर्तन यात्रा में इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला शामिल हुए। इस बीच उन्होंने मीडिया से बात की और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि आज धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम किया जा रहा। देश के लोगों के बीच में नफरत फैलाकर उस नफरत की आड़ में पैसा लूटना बीजेपी सरकार की मंशा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर तरह तरह के टैक्स लगा रखी है और फायदा अडानी को हो रहा और बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी हो रहा। देश की हालत काफी खराब है। देश पर कर्जा किस बात का है? विकास के नाम पर एक ईंट भी कहीं नहीं लग रही है। इनेलो के समय में जो सड़कें बनी थी उनकी मरम्मत तक नहीं करवाई गई है। सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, बल्कि हॉस्पिटलों में इलाज करने के लिए भी डॉक्टर नहीं, दवाइयां नहीं है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोक दल का है और 2024 में लोग इनेलो की सरकार बनाएंगे। परिवर्तन यात्रा को देखकर बीजेपी और कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। ये मेरे कहने की जरूरत नहीं, आज तो हरियाणा प्रदेश के दरो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि जब भी चुनाव होंगे इस प्रदेश में परिवर्तन आएगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। जो समस्याएं आज लोगों के सामने है वो आपकी टीवी और अखबारों की मार्फत लोगों को सुनने को मिल रही है। लोग ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और परेशान लोगों ने जुड़ने का निर्णय ले लिया, सब जुड़ते जा रहे हैं। वो तो कटाक्ष करेंगे ही जी, क्योंकि उनकी सरकार चाहती है कि उन्हें पीड़ा होती है। लेकिन लोग जो हैं वो इस यात्रा को और ज़्यादा मजबूत देखना चाहते हैं। चौटाला साहब, इसलिए विशेष रूप से मैं आप पत्रकार साथियों से एक अर्ज करूँगा, जैसा मैंने अभी बताया है, आप उन लुटेरों से ये सवाल जरूर पूछना कि कर्जा किस बात का है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इनेलो की परिवर्तन पदयात्रा पर कहा कि यात्रा करना सबका अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में जनता तय करती है कि किसे सत्ता में रखना है और किसे नहीं। देश की और प्रदेश की जनता तय करेगी किसकी सरकार बनेगी। कोई भी यात्रा करे उसमें कौन रहता है? लोकतंत्र है और हम तो लोकतंत्र पे चलने वाली पार्टी के लोग हैं। 2024 में उनकी सरकार बनेगी, परिवर्तन होगा। अब मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो लोग तय करेंगे किसकी बनेगी। कि मेरे कहने से, उनके कहने से कुछ नहीं होना। ये देश और प्रदेश के लोग तय करेंगे किसकी सरकार बनेगी और किसको सरकार में बनाए रखना है, ये लोग तय करेंगे।
हरियाणा में वैसे तो 15 मार्च से ही सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो गई है, लेकिन प्रदेश के कई जिलों में ही ई पोर्टल में खराबी के चलते सरसों की खरीद शुरू होने से परेशानी बढ़ रही है। अब भिवानी में जहां सरसों की खरीद शुरू न होने से किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। किसानों का कहना है कि ई खरीद पोर्टल शुरू नहीं हो पाया है, इसलिए ई नेम टोकन से सरसों की बिक्री हो रही है और किसानों को 4500 से 5200 रुपए के बीच सरसों बेचनी पड़ रही। वहीं बहादुरगढ़ के किसानों ने बताया कि सरकार ने 5450 रुपए का रेट निकाला, लेकिन हमें 5100 तक का भाव ही मिल रहा। वहीं रोहतक में भी अभी तक सरसों की खरीद शुरू नहीं हो पाई है, जिससे मंडी में काम करने वाले मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा। मजदूरों का कहना है कि मंडी में अभी तक सरसों का एक दाना भी नहीं पहुंचा, पूरी मंडी सुनसान पड़ी है। ऐसे में अब मजदूर खुले में बैठकर सरसों की आवक का इंतजार कर रहे हैं। अभी ई खरीद पे कोई गेट पास नहीं है, अभी साइड अपडेटिंग पे लगी हुई है। तो अभी जो भी डाटा हम डाल रहे हैं फार्मर्स का, जैसे मान लो फ़ोन नंबर और आधार नंबर कंपलसरी है, उसमें फ़ोन नंबर तो उठा रहा है, बट आधार कार्ड डालते ही इनवैलिड बोल देता है पोर्टल उसको। हमारी भिवानी अनाज मंडी में सरसों की खरीद 14 तारीख से शुरू हो चुकी है जी। ई खरीद पोर्टल तो अभी शुरू नहीं हो पाया है कुछ टेक्निकल कारण से, परंतु ई नेम पोर्टल के द्वारा सरसों की खरीद हो चुकी है 14 तारीख से। यहाँ पर लगभग करीबन अभी तक 20 फार्मर्स का माल खरीदा जा चुका है, जो कि 250 क्विंटल के आसपास बनता है। हेड के द्वारा अभी 1-2 दिन में जब पोर्टल चालू हो जाएगा ई खरीद पोर्टल, तो हेड द्वारा भी खरीद की जाएगी। सरसों की जो गवर्नमेंट परचेज है वो तो अभी कह रहे हैं कि 20 तारीख से शुरू होगी। ऑफिशियली हमें कोई बताया नहीं गया है। किसान आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं, उनके पूछ रहे हैं कि भाई कब से क्या होगा। तो सभी को हम तो अभी 20 तारीख के लिए बोल रहे हैं। वैसे अभी कोई यहाँ परचेज एजेंसी में कोई बारदाना या कोई हमें कोई मैसेज तो मिला नहीं है। सरसों इक्का दुक्का किसान ला रहा है सर, जो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो दिल्ली वगैरह का है, जिनका हरियाणा गवर्नमेंट परचेज नहीं करती है माल, जो बाकी किसान तो इसी वेट कर रहे हैं कि भाई कब सरकारी खरीद शुरू हो और हम अपना माल बेचें। यहाँ पर आए हैं काम के इंतजार में, काम अभी मिल नहीं रहा, फिलहाल इधर उधर भटकना पड़ता है। अभी फिलहाल लाला से रुपये लिए हैं खुराकी उराकी के लिए, उसका काम करेंगे, आएगा काम तो काम करेंगे। तो क्या सरसों के इंतजार में? हाँ, सरसों करना कहीं। मिड डे मील वर्कर ने आज अपनी मांगों को लेकर अंबाला और झज्जर में प्रदर्शन किया है। स्कूलों में काम करने वाली वर्कर्स जिला शिक्षा अधिकारी अंबाला के कार्यालय में इकट्ठा हुई और प्रदर्शन किया। मिड डे मील वर्कर यहाँ शिक्षा सदन में पहुँचे हैं काफ़ी संख्या में। हमारा मेन मोटिव यही है कि 5 महीने हो गया हमें लगातार वेतन नहीं मिल रहा और हमें स्कूलों में 8 से 2:30 बजे तक बिठाया जा रहा है। सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हमें हमारा वेतन 26,000 रुपया जल्द से जल्द लागू करें और 12 के 12 महीने वेतन मिले। अभी हमें 10 महीने का वेतन मिल रहा है। हमें 12 महीने की सैलरी दी जाए और साथ में साथ हमें स्कूलों में जैसे फालतू बिठाया जाता है, हमें टाइम से टाइम भेजा जाए स्कूलों में। सर फालतू काम होता है, जैसे कई बार कोई आ जाता है, कई स्कूलों में बोलते हैं कि सफाई करो, ताले लगाओ। कुकों को बहुत तंग करते हैं सर, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं। कई बार बोलते हैं कि अगर आप ये काम नहीं करोगे तो हम ऊपर से अफसर को बुलाएंगे, आपकी शिकायत कर देंगे, और डर के मारे सर वो कुकों को काम भी करना पड़ता है। आज ज्ञापन हमने शिक्षा अधिकारियों को दिया है, लेकिन उसका PA आई है शिक्षा अधिकारी की शायद पेपरों में ड्यूटी लगी हुई है और हम मांग करते हैं सरकार से, एक तो हमारे 12 महीने का मानदेय किया जाए, एक हमारा 7 तारीख तक मानदेय दिया जाए, एक हमारे को PF ESI में भी जोड़ा जाए मिड डे मील वर्कर को, ताकि रिटायरमेंट पे वो कुछ तो अपने घर पर लेकर जाए। हमारी 65 साल की उम्र होनी चाहिए, क्योंकि आंगनवाड़ी में भी 65 साल की उम्र है। एक हम मांग करते हैं सरकार से कि हमारा 2 लाख रुपये रिटायरमेंट पे जरूर से जरूर वर्कर को दिया जाए। तो फिलहाल मेरे साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।